सौतेली माँ भाग 9। अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंककर निशिता घर वापस आई। ये देखकर सुजाता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ जी, मैंने अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंक दिया। अब मैं और अखिला अच्छे से खेल सकते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे नहीं पसंद निशिता। क्या करने से तुम मरेगी ये बताओ। अपने हाथ से मेरा गला दबा दो, जितना भी बोलो छोड़ना मत। हाँ, सौतेली माँ ने मारा ये बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन आज या कल तुझे जरूर मार दूंगी। माँ जी, आप एक बात याद रखिए, अगर आप खुद से मारोगे तभी मैं मर जाऊंगी, और कोई भी तरीके से कोशिश करो तो भगवान मुझे बचाते रहेंगे। ये बात बोलकर रसोई में चली गई। सुजाता को लगा कि ये बात सही है। ये बात भी सही है। लगता है भगवान सच में इसको बचा रहे हैं, इसलिए कुछ भी करो नहीं मर रही है। लेकिन इस बार मेरे उपाय से या तो मरेगी या फिर दुबई या गोवा भाग जाएगी, फिर वापस नहीं आ सकेगी, वहीं पे कोई काम करते हुए सड़ेगी। निशिता के पीछे पीछे आकर सुजाता देखती है कि वो रसोई में बैठकर खा रही है। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आता है। मेरी बात डालकर खा रही हो क्या? हाँ? भूख लगी है माँ जी, इसलिए खा रही हूँ। सुजाता उसकी थाली छीन लेती है। बड़े कहते हैं कि खाते समय खाना छीनने से खुद को खाना नहीं मिलेगा। श्राप लगा रही हो क्या? हाँ? सच बोल रही हो, मेरी पेट वैसे भी भर गई। अब आप प्लेट ले लो तो भी कोई बात नहीं, अब ले ही लिया है तो धोने के लिए रख दीजिए, मैं बाद में धो दूंगी। सुजाता प्लेट को नीचे फेंक देती है, वो तो उठ जाती है। निशिता ये देखकर हाथ धोकर चली जाती है। पहले मुझे देखते ही कांपने लगती थी, अब बाघ से लड़ने के बाद खुद को कुछ भी समझ रही है। हाँ, मुझे पता है कि करना क्या है। सुजाता पैसे लेकर बाहर जाती है। उसे सामने मारैया दिखाई देता है। देख के भी अनजान करके जाती है, पर मारैया उसे देखता है। सुजाता, नमस्ते। कहाँ जा रही हो? इतनी हड़बड़ी में मुझे देखकर भी अनजान कर रही हो। हाँ? नहीं, अब मैंने आपको सच में नहीं देखा, वरना आप जैसे बड़े लोग को क्यों अनजान करूंगी। हाँ, वो बात भी सही है। अब बच्चे कैसे हैं? अब निशिता क्या कर रही है? हाँ? वो भोली लड़की है, खाना खा रही थी और अब अकेला से खेल रही होगी। और क्या करेगी? हाँ, संभाल कर उसका देखभाल करना। मुझे निशिता कहीं भी अकेली नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है जी। सुजाता खेती की दुकान पर आती है। बोलिए, क्या चाहिए? घर में एक पौधे पर कीड़े आ गए हैं, उसको निकालने के लिए अब औषधि चाहिए। अब वो तो महंगा पड़ेगा। हैं? अब कोई बात नहीं, अब पैसों की चिंता मत करो। ये लीजिए, 1000 रुपए का है। ये बोलकर छोटा सा डिब्बा दुकानदार देता है। उसमें गोल गोल गोलियां है। वो लेकर कोई उसे ना देखे ये सोचकर वहां से चली जाती है। घर आकर कुएं के पास बैठकर उन गोलियों को अच्छे से चूर्ण बनाकर दूध में मिलाती है। अब कुछ भी करके ये जहर वाला दूध उसको पिलाना पड़ेगा, फिर वो पेट दर्द से मेरे सामने ही गिरकर मर जाएगी। उसे यहीं कहीं गाड़ कर घर बेचकर मैं और अकेला कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर ये सौतेली बेटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर अंदर आती है तो निशिता सोई रहती है। देखो, दिन में भी कैसे सो रही है। हाँ, पेट भर के खाना खाती है और आराम से सो जाती है। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि इसको जोर से लात मारूं ताकि ये जाकर कहीं और गिरे, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इसको ये दूध पिलाना पड़ेगा, फिर इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, वापस ही नहीं आएगी।
सुजाता प्यार से निशिता को बुलाने लगती है। अब निशिता, ये लो, तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। निशिता उठकर अपनी सौतेली माँ को देखती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुबह मैंने तुमसे खाना छीन लिया ना, वो मुझे खुद को बुरा लगा, इसलिए अब दूध लाई हूँ। ये भी कर, सो जा, और तुम अब से कोई अब काम मत करना। सौतेली माँ का ये अचानक से प्यार देखकर निशिता सोच में पड़ गई। सुजाता को शक से देखने लगी। सुजाता ये समझती है, अब क्या हुआ? आज मुझे पहली बार देख रही हो क्या? इतनी शक से ऐसे देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ जी, हम अचानक इस कामवाली पे इतना प्यार कैसे आ रहा है, ये सोच रही हूँ। अब तुम कुछ भी सोचो निशिता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूध पी लेना है। ये बोलकर सुजाता दूध देकर चली जाती है। निशिता को पीने का मन नहीं और वो रसोई में बाजू में ग्लास रखकर खाना बना रही होती है। हॉल में बैठी सुजाता रसोई की तरफ देखती रहती है कि उसने दूध पिया कि नहीं। वो खाना बना रही होती है और बाजू में ग्लास देखती है। सुजाता यह देखकर ऐसे सोचती है, काम बाद में भी हो सकती है, पहले दूध पियो और मर जा वही तू, फिर ऊपर जाकर अपनी माँ के साथ बातें करना। इतने में अखिला खेलते हुए रसोई में आती है और दूध की ग्लास दिखाकर निशिता को मारती रहती है। निशिता बात समझकर दूध अपनी छोटी बहन अखिला को देती है। ये देखकर सुजाता भागते हुए रसोई में आती है। अरे वो दूध अखिला को मत देना, वो सिर्फ तुम्हें ही पीना होगा, उसमें मैंने जहर मिलाई है। मेरी बेटी कोई मारने की कोशिश कर रही है क्या? ये बोलते हुए सुजाता अखिला को उठाती है। इतने में ग्लास नीचे गिर जाती है और एक बिल्ली वो दूध पीकर खून उगलते हुए मर जाती है। ये देखकर निशिता को पूरी बात समझ आती है। दूध में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्या माँ जी? ये बात पहले ही बताते तो मैं खुद ही दूध पी लेती। अब देखिए दूध का नुकसान हुआ, ग्लास टूटी और बिल्ली भी मर गई है। सुजाता बिना कुछ बोले अखिला को उठाकर अस्पताल ले जाती है। सुजाता जैसे घर के बाहर देख रही है, हंसती खेलती अखिला के सामने खूंखार शेर खड़ा है और वह धीरे धीरे अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता को बहुत डर लगता है। वह सोचती है कि उसे कुछ भी करके अखिला की जान बचानी है, क्योंकि वह निशिता से छोटी है। अरे ये क्या हो गया? ये खूंखार शेर मेरे बहन को देख रहा है, धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। अब मैं अखिला को कैसे बचाऊंगी? यह सोचते हुए निशिता यह सोच रही है कि वह अखिला को कैसे बचाएगी। अरे कोई है, कोई है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आसपास के घर वालों को जोर जोर से पुकार रही है, मगर कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आता है। और तो और अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घर का दरवाजा और जोर से बंद कर लेते हैं। दरवाजे के सामने कुछ बड़ी सी अलमारी रख देते हैं ताकि घर के अंदर शेर ना आ जाए। सुजाता को कोई नहीं दिखता कि उसे कोई मदद करने आएगा। हे भगवान, कृपया करके मेरी बेटी को बचा लो। भगवान को याद करती हुई सुजाता बहुत रो रही है और खूंखार शेर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अखिला के पास आ रहा है। शेर अखिला को मारने के लिए अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर अखिला हंसते हंसते खेल रही है। निशिता और सुजाता दोनों बहुत घबराए हुए हैं और वह दृश्य देखते रहते हैं। कोई प्लीज अखिला को बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, वो एक छोटी सी बच्ची है, शेर उसे खा जाएगा। ऐसा कहकर निशिता बहुत रो रही है। सुजाता कुछ भी बोल नहीं रही और सुजाता को लगता है कि अब अखिला नहीं बच पाएगी और सुजाता अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब शेर अखिला के पास आ चुका है। अखिला को देखकर शेर उसके आगे पीछे घूम रहा है और अखिला बहुत हंस रही है और घूमते हुए शेर को देखकर अखिला हाथ आगे कर रही है और शेर अपना मुंह खोल के अखिला का गला पकड़ने की कोशिश करने वाला होता है। तभी अचानक
निशिता कुछ भी करके अखिला को वहां से उठाकर दौड़कर सुजाता को दे देती है। यह देखकर शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुजाता भाग के अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर सुजाता अखिला को लेकर घर के अंदर चली तो जाती है, मगर पीछे पीछे निशिता भी आ रही होती है, लेकिन सुजाता उसे घर के अंदर नहीं लेती और घर का दरवाजा लगा देती है। अब यह देखकर निशिता और आगे भागने लग जाती है तो सुजाता और अखिला दोनों खिड़की से देख रही होती है निशिता को भागते हुए। शेर जी, उसे छोड़ो मत, तुमको उसका कौन सा शरीर का भाग चाहिए वह काट कर खा लेना, बस उसे जिंदा मत रखना। एक बार उसका गला पकड़ लो और वो मर जाएगी। ऐसा बोल रही है सुजाता। निशिता बहुत ही तेज दौड़ दौड़ कर जा रही है और वह गलती से नीचे गिर जाती है और वो देखकर शेर धीरे धीरे चल के निशिता के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब निशिता बहुत ही शांत दिमाग से यहाँ वहाँ देख रही है कि कोई ना कोई बचने का रास्ता मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे शेर उसके करीब आते जा रहा है। निशिता तभी एक लकड़ी ले लेती है और तभी शेर अपना मुंह खोल लेता है और निशिता को पकड़ने के लिए चला जाता है। निशिता के पास जो लकड़ी थी वह लकड़ी निशिता शेर के मुंह में डाल देती। यह देखकर सुजाता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि निशिता ने ऐसा काम कर दिया। अरे बाप रे, इसके पास तो दम बहुत ज्यादा ही है। ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? ऐसा करने से शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह धीरे धीरे पीछे लौट जाता है। नीचे गिरी निशिता आजू बाजू देख रही है और वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की के पास आ रही है। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगी, कुछ भी कर ले मैं नहीं खोलूंगी। तूने शेर को हरा दिया? सच में मानना पड़ेगा तुझे, पर मैं फिर भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू बाहर ही मर। सुजाता जोर से खिड़की बंद कर लेती है। निशिता नाराज होकर कुएं के पास बैठ जाती है। शेर यह सोच रहा है कि मैं कैसे करके यह मुंह में फंसी हुई लड़की तोड़ सकूं और वह अपना सर दीवार पर पटक रहा है। अब शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह पूरा गांव दौड़ते दौड़ते घूम रहा है। घूमते घूमते वह आखिर में सुजाता के घर ही आ जाता है। निशिता कुएं के बाजू में सोई हुई होती है। अब शेर निशिता के पास आ जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसके मुंह बड़ा करते ही वह लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। शेर को ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। वह अपने दोनों हाथ उठा लेता है निशिता को दबोचने के लिए। निशिता उतने में ही उड़ जाती है और वह शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। निशिता को देखकर शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह शेर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर अखिला उठ जाती है। सुजाता उठकर अखिला को बेड पर सुला देती है और सुजाता खिड़की में से देखती है। तब सुजाता को दो लोग नजर आते हैं, निशिता और शेर। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा पहले बंद कर दिया, अभी शेर फिर से आ गया। अब वह निशिता को मार देगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर निशिता सोचती है कि वह कैसे शेर से बचेगी। यह सोच में पड़ जाती है। तुम जितना भी सोच लो तुम मेरा ही शिकार हो। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें एकदम आराम से खाऊंगा। तुम्हें खाने के बाद मैं बाकी लोगों को भी खा जाऊंगा। तभी निशिता को बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। तुम मुझे मत खाओ, मैं भी कुछ खाने में स्वादिष्ट नहीं हूँ, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम्हें दूसरे शेर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले देखा, इसलिए तुम मेरी पहले शिकार हो। मैं तुम्हें अब भी खा जाऊंगा। एक मिनट,
मैं यही बात दूसरे शेर को जाकर बोल कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे शिकार हूँ, और वो शेर अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। निशिता कुएं के ऊपर चढ़कर पानी की ओर देखती है और शेर भी उसे पानी में देखता है। तो वह शेर पानी में अपने आप को देखता है और शेर बहुत ज्यादा चकित हो जाता है और वह देख लेता है कि दूसरा शेर सामने ही है। अब यह शेर दूसरे शेर को मारने की फिराक में रहता है और वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ता है और वह कुएं के अंदर दूसरे शेर को ढूंढता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। अभी वह समझ जाता है कि उस लड़की ने उसे पागल बनाया है। फिर वह शेर उस कुएं से बाहर आने का प्रयत्न करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। तुम मुझे पागल बनाई, हाँ याद रखूंगा मैं तुम्हें। तुम अगली बार मुझे जब भी मिलोगी मैं तुम्हें खा लूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रात का समय था, गांव में सब सो रहे थे, लेकिन सुजाता को नींद नहीं आ रही। खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। ठंडी हवा जब उसे छूती है तो उसका दिमाग खुल जाता है और अपनी चिंता छोड़ देती है। फिर वो ऐसे सोचती है, लगता है सच में निशिता की मौत मेरे हाथों ही लिखी है, इसलिए भगवान उसे बचाते आ रहे हैं। मैं आज रात उसका गला दबाकर मार ही देती हूँ, फिर कुएं में फेंक देती हूँ। सुबह सबको बताऊंगी कि निशिता कुएं में गिरकर मर गई और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। निशिता सोई रहती है। सुजाता को उसका मासूम चेहरा देखकर भी उस पे तरस नहीं आई, मारने के लिए ही तय कर लेती है। इतने में गुंडा बसवैया गांव में आता है। एक चाकू लेकर इधर उधर देखते हुए चलता रहता है। गर्मी की मौसम आने पर भी कोई भी ठंडी हवा के लिए बाहर नहीं सो रहा है। आजकल सब एसी कूलर लगाकर घर में ही सो रहे हैं। हे भगवान, मेरे जैसे गुंडों का क्या, एक हफ्ते से घूम रहा हूँ, फिर भी एक भी बच्चे को अपहरण नहीं कर पाया। ऐसे सोचते हुए चल रहा बसवैया का फोन बजता है। उसने नंबर देखकर फोन उठाया। बताइए सर, आपके ही काम पर हूँ। उस तरफ एक आदमी कुर्सी में बैठकर बिना अपना मुंह दिखाए बात कर रहा है। हेलो, क्या आज काम पूरा कर पाओगे? थोड़ी ही देर में पूरा कर दूंगा। अगली बार जब मैं कॉल करूंगा तब लड़की की आवाज आनी चाहिए। तुम कुछ भी ढंग से नहीं करते। क्या करूं सर, 7 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी बाहर नहीं सो रहा। मन लगा कर करो तो कोई भी काम सफल होता है। जी सर, आज मैं भी चेतावनी से चल रहा हूँ। पैसे खत्म हो गए और जब तक काम पूरा नहीं होता आप पैसे नहीं दोगे। मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। पैसे नहीं दिए तो चेतावनी से काम करते हैं, दे दिए तो पीकर सो जाते हैं। ठीक है सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। किसी की आने की आवाज आ रही है। बसवैया फोन को जेब में रखकर वापस चल रहा है। इतने में मारैया और शमशान का आदमी बातें करते हुए चल रहे थे। अब क्या तुम सच बोल रहे हो? जी, वरना मैंने कभी आपको इतनी रात को जगाया क्या? ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बसवैया फिर से एक घर के पास से चल रहा था। भगवान, एक लड़की को दिखा दो, मेरे जैसे लोगों का परिवार भी चलना चाहिए ना। सोती हुई निशिता को देख सुजाता को कुछ गड़बड़ लगती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आकर देखने लगती है। हर जगह सन्नाटा। फिर कुएं के पास आती है।
दूर से बसवैया को सुजाता और दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। उसे एक उपाय सूझता है। तुरंत घर में घुस जाता है। वहां पर बेड पर सोई अखिला और नीचे सोई निशिता दिखाई देती है। भगवान, आपने मेरी विनती सुन ली। एक विनती और 2 लड़कियां। आज मेरी किस्मत अच्छी है। इतने में सुजाता सोचती है कि निशिता को मारने के लिए यही सही समय है और दरवाजा बंद करके सोते हुए निशिता के पास आती है। तुरंत बसवैया अपना चाकू सुजाता के गले पे लगाता है। कौन हो तुम? ये यहाँ क्या कर रहे हो? चिल्लाना मत, वरना तुझे मार कर तेरी 2 बेटियों को लेकर जाऊंगा। मुझे 40,000 रुपए की बचत होगी। चुप रहेगी तो तुझे बाद में 40 लाख दूंगा। क्या बोलती है? सुजाता को कुछ समझ नहीं आता। मैं लड़कियों का अपहरण करता हूँ। चुप रहेगी तो तुझे 40,000 दूंगा, वरना तुझे मार कर तेरी 2 बेटियों को लेकर जाऊंगा। पहले मेरे गले से चाकू हटाओ बाबा। तेरे जैसे आदमी की ही मुझे तलाश थी। अब बसवैया को कुछ समझ नहीं आता। सुजाता के गले के ऊपर से चाकू हटा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब तो तुम बच्चे अपहरण करते हो? मैं लड़कियों का अपहरण करता हूँ। आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हें मारकर तुम्हारी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगा। अब ना, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत है ना। मैं दोनों लड़कियों को दूंगी। जो बेड पर है वो मेरी बेटी है, उसे मैं तुझे नहीं दूंगी। जो नीचे सो रही है वो सौतेली बेटी है, उसे ले जाओ और उसके लिए जितना पैसे दोगे दो। उसके बाद ना मैंने तुम्हें देखा ना तुमने मुझे। बसवैया सोचकर 20,000 रुपए उससे देकर सोती हुई निशिता को कंधे पे लेकर इधर उधर देखते हुए चला जाता है। सुजाता जल्दी दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद क्या होगा ये सौतेली माँ 11वें भाग में देखेंगे। सौतेली माँ भाग 9। अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंककर निशिता घर वापस आई। ये देखकर सुजाता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। माँ जी, मैंने अपनी चालाकी से बाघ को कुएं में फेंक दिया। अब मैं और अखिला अच्छे से खेल सकते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे नहीं पसंद निशिता। क्या करने से तुम मरेगी ये बताओ। अपने हाथ से मेरा गला दबा दो, जितना भी बोलो छोड़ना मत। सौतेली माँ ने मारा ये बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन आज या कल तुझे जरूर मार दूंगी। माँ जी, आप एक बात याद रखिए, अगर आप खुद से मारोगे तभी मैं मर जाऊंगी, और कोई भी तरीके से कोशिश करो तो भगवान मुझे बचाते रहेंगे। ये बात बोलकर रसोई में चली गई। सुजाता को लगा कि ये बात सही है। ये बात भी सही है। लगता है भगवान सच में इसको बचा रहे हैं, इसलिए कुछ भी करो नहीं मर रही है। लेकिन इस बार मेरी उपाय से या तो मरेगी या फिर दुबई या गोवा भाग जाएगी, फिर वापस नहीं आ सकेगी। वहीं पे कोई काम करते हुए सड़ेगी। निशिता के पीछे पीछे आकर सुजाता देखती है कि वो रसोई में बैठकर खा रही है। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आता है। मेरी बात डालकर खा रही हो क्या? हाँ? भूख लगी है माँ जी, इसलिए खा रही हूँ। सुजाता उसकी थाली छीन लेती है। बड़े कहते हैं कि खाते समय खाना छीनने से खुद को खाना नहीं मिलेगा। श्राप लगा रही हो क्या? हाँ? सच बोल रही हूँ, मेरी पेट वैसे भी भर गई। अब आप प्लेट ले लो तो भी कोई बात नहीं। अब ले ही लिया है तो धोने के लिए रख दीजिए, मैं बाद में धो दूंगी। सुजाता प्लेट को नीचे फेंक देती है। वो तो उठ जाती है,
निशिता ये देखकर हाथ धोकर चली जाती है। पहले मुझे देखते ही कांपने लगती थी, अब बाघ से लड़ने के बाद खुद को कुछ भी समझ रही है। हाँ, मुझे पता है कि करना क्या है। सुजाता पैसे लेकर बाहर जाती है। उसे सामने मारैया दिखाई देता है। देख के भी अनजान करके जाती है, पर मारैया उसे देखता है। सुजाता, नमस्ते। कहाँ जा रही हो? इतनी हड़बड़ी में मुझे देखकर भी अनजान कर रही हो। हाँ, नहीं, अब मैंने आपको सच में नहीं देखा, वरना आप जैसे बड़े लोग को क्यों अनजान करूंगी। हाँ, वो बात भी सही है। अब बच्चे कैसे हैं? अब निशिता क्या कर रही है? हाँ, वो भोली लड़की है, खाना खा रही थी और अब अकेला से खेल रही होगी। और क्या करेगी? हाँ, संभाल कर उसका देखभाल करना। मुझे निशिता कहीं भी अकेली नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है जी। सुजाता खेती की दुकान पर आती है। बोलिए, क्या चाहिए? घर में एक पौधे पर कीड़े आ गए हैं, उसको निकालने के लिए अब औषधि चाहिए। अब वो तो महंगा पड़ेगा। अब कोई बात नहीं, अब पैसों की चिंता मत करो। ये लीजिए, 1000 रुपए का है। ये बोलकर छोटा सा डिब्बा दुकानदार देता है। उसमें गोल गोल गोलियां है। वो लेकर कोई उसे ना देखे ये सोचकर वहां से चली जाती है। घर आकर कुएं के पास बैठकर उन गोलियों को अच्छे से चूर्ण बनाकर दूध में मिलाती है। अब कुछ भी करके ये जहर वाला दूध उसको पिलाना पड़ेगा, फिर वो पेट दर्द से मेरे सामने ही गिरकर मर जाएगी। उसे यहीं कहीं गाड़ कर घर बेचकर मैं और अकेला कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर ये सौतेली बेटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सोचकर अंदर आती है तो निशिता सोई रहती है। देखो, दिन में भी कैसे सो रही है। हाँ, पेट भर के खाना खाती है और आराम से सो जाती है। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि इसको जोर से लात मारूं ताकि ये जाकर कहीं और गिरे, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इसको ये दूध पिलाना पड़ेगा, फिर इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, वापस ही नहीं आएगी। सुजाता प्यार से निशिता को बुलाने लगती है। अब निशिता, ये लो, तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। निशिता उठकर अपनी सौतेली माँ को देखती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सुबह मैंने तुमसे खाना छीन लिया ना, वो मुझे खुद को बुरा लगा, इसलिए अब दूध लाई हूँ। ये पीकर सो जा और तुम अब से कोई अब काम मत करना। सौतेली माँ का ये अचानक से प्यार देखकर निशिता सोच में पड़ गई। सुजाता को शक से देखने लगी। सुजाता ये समझती है, अब क्या हुआ? आज मुझे पहली बार देख रही हो क्या? इतनी शक से ऐसे देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं माँ जी, हम अचानक इस कामवाली पे इतना प्यार कैसे आ रहा है ये सोच रही हूँ। अब तुम कुछ भी सोचो निशिता, कोई बात नहीं है, लेकिन दूध पी लेना है। ये बोलकर सुजाता दूध देकर चली जाती है। निशिता को पीने का मन नहीं और वो रसोई में बाजू में ग्लास रखकर खाना बना रही होती है। हॉल में बैठी सुजाता रसोई की तरफ देखती रहती है कि उसने दूध पिया कि नहीं। वो खाना बना रही होती है और बाजू में ग्लास देखती है। सुजाता यह देखकर ऐसे सोचती है, काम बाद में भी हो सकती है, पहले दूध पियो और मर जा वही तू, फिर ऊपर जाकर अपनी माँ के साथ बातें करना। इतने में अखिला खेलते हुए रसोई में आती है और दूध की ग्लास दिखाकर निशिता को मारती रहती है। निशिता बात समझकर दूध अपनी छोटी बहन अखिला को देती है। ये देखकर सुजाता भागते हुए रसोई में आती है। अरे, वो दूध अकेला को मत देना, वो सिर्फ तुम्हें ही पीना होगा, उसमें मैंने जहर मिलाई है। मेरी बेटी कोई मारने की कोशिश कर रही है क्या?
ये बोलते हुए सुजाता अखिला को उठाती है। इतने में ग्लास नीचे गिर जाती है और एक बिल्ली वो दूध पीकर खून उगलते हुए मर जाती है। ये देखकर निशिता को पूरी बात समझ आती है। दूध में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी क्या माँ जी? ये बात पहले ही बताते तो मैं खुद ही दूध पी लेती। अब देखिए दूध का नुकसान हुआ, ग्लास टूटी और बिल्ली भी मर गई है। सुजाता बिना कुछ बोले अखिला को उठाकर अस्पताल ले जाती है। सुजाता जैसे घर के बाहर देख रही है, हंसती खेलती अखिला के सामने खूंखार शेर खड़ा है और वह धीरे धीरे अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता को बहुत डर लगता है। वह सोचती है कि उसे कुछ भी करके अखिला की जान बचानी है, क्योंकि वह निशिता से छोटी है। अरे ये क्या हो गया? ये खूंखार शेर मेरे बहन को देख रहा है, धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। अब मैं अखिला को कैसे बचाऊंगी? यह सोचते हुए निशिता यह सोच रही है कि वह अखिला को कैसे बचाएगी। अरे कोई है, कोई है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आसपास के घर वालों को जोर जोर से पुकार रही है, मगर कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आता है। और तो और अड़ोस पड़ोस के लोग अपने घर का दरवाजा और जोर से बंद कर लेते हैं। दरवाजे के सामने कुछ बड़ी सी अलमारी रख देते हैं ताकि घर के अंदर शेर ना आ जाए। सुजाता को कोई नहीं दिखता कि उसे कोई मदद करने आएगा। हे भगवान, कृपया करके मेरी बेटी को बचा लो। भगवान को याद करती हुई सुजाता बहुत रो रही है और खूंखार शेर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अखिला के पास आ रहा है। शेर अखिला को मारने के लिए अखिला के पास आ रहा है। यह देखकर अखिला हंसते हंसते खेल रही है। निशिता और सुजाता दोनों बहुत घबराए हुए हैं और वह दृश्य देखते रहते हैं। कोई प्लीज अखिला को बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, वो एक छोटी सी बच्ची है, शेर उसे खा जाएगा। ऐसा कहकर निशिता बहुत रो रही है। सुजाता कुछ भी बोल नहीं रही और सुजाता को लगता है कि अब अखिला नहीं बच पाएगी और सुजाता अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब शेर अखिला के पास आ चुका है। अखिला को देखकर शेर उसके आगे पीछे घूम रहा है और अखिला बहुत हंस रही है और घूमते हुए शेर को देखकर अखिला हाथ आगे कर रही है और शेर अपना मुंह खोल के अखिला का गला पकड़ने की कोशिश करने वाला होता है। तभी अचानक निशिता कुछ भी करके अखिला को वहां से उठाकर दौड़कर सुजाता को दे देती है। यह देखकर शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुजाता भाग के अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर सुजाता अखिला को लेकर घर के अंदर चली तो जाती है, मगर पीछे पीछे निशिता भी आ रही होती है, लेकिन सुजाता उसे घर के अंदर नहीं लेती और घर का दरवाजा लगा देती है। अब यह देखकर निशिता और आगे भागने लग जाती है तो सुजाता और अखिला दोनों खिड़की से देख रही होती है निशिता को भागते हुए। शेर जी, उसे छोड़ो मत, तुमको उसका कौन सा शरीर का भाग चाहिए वह काट कर खा लेना, बस उसे जिंदा मत रखना। एक बार उसका गला पकड़ लो और वो मर जाएगी। ऐसा बोल रही है सुजाता। निशिता बहुत ही तेज दौड़ दौड़ कर जा रही है और वह गलती से नीचे गिर जाती है और वो देखकर शेर धीरे धीरे चल के निशिता के पास आ रहा है। यह देखकर निशिता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब निशिता बहुत ही शांत दिमाग से यहाँ वहाँ देख रही है कि कोई ना कोई बचने का रास्ता मिल जाए, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे शेर उसके करीब आते जा रहा है। निशिता तभी एक लकड़ी ले लेती है और तभी शेर अपना मुंह खोल लेता है और निशिता को पकड़ने के लिए चला जाता है। निशिता के पास जो लकड़ी थी वह लकड़ी निशिता शेर के मुंह में डाल देती। यह देखकर सुजाता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि निशिता ने ऐसा काम कर दिया। अरे बाप रे, इसके पास तो दम बहुत ज्यादा ही है। ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? ऐसा करने से शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वह धीरे धीरे पीछे लौट जाता है। नीचे गिरी निशिता आजू बाजू देख रही है और वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की के पास आ रही है। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए।
नहीं खोलूंगी, कुछ भी कर ले मैं नहीं खोलूंगी। तूने शेर को हरा दिया? सच में मानना पड़ेगा तुझे, पर मैं फिर भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू बाहर ही मर। सुजाता जोर से खिड़की बंद कर लेती है। निशिता नाराज होकर कुएं के पास बैठ जाती है। शेर यह सोच रहा है कि मैं कैसे करके यह मुंह में फंसी हुई लड़की तोड़ सकूं, और वह अपना सर दीवार पर पटक रहा है। अब शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, इसलिए वह पूरा गांव दौड़ते दौड़ते घूम रहा है। घूमते घूमते वह आखिर में सुजाता के घर ही आ जाता है। निशिता कुएं के बाजू में सोई हुई होती है। अब शेर निशिता के पास आ जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसके मुंह बड़ा करते ही वह लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। शेर को ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। वह अपने दोनों हाथ उठा लेता है निशिता को दबोचने के लिए। निशिता उतने में ही उड़ जाती है और वह शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। निशिता को देखकर शेर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वह शेर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर अखिला उठ जाती है। सुजाता उठकर अखिला को बेड पर सुला देती है और सुजाता खिड़की में से देखती है। तब सुजाता को दो लोग नजर आते हैं, निशिता और शेर। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा पहले बंद कर दिया, अभी शेर फिर से आ गया। अब वह निशिता को मार देगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर निशिता सोचती है कि वह कैसे शेर से बचेगी। यह सोच में पड़ जाती है। तुम जितना भी सोच लो, तुम मेरा ही शिकार हो। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें एकदम आराम से खाऊंगा। तुम्हें खाने के बाद मैं बाकी लोगों को भी खा जाऊंगा। तभी निशिता को बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। तुम मुझे मत खाओ, मैं भी कुछ खाने में स्वादिष्ट नहीं हूँ, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम्हें दूसरे शेर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पहले देखा, इसलिए तुम मेरे पहले शिकार हो। मैं तुम्हें अब भी खा जाऊंगा। एक मिनट, मैं यही बात दूसरे शेर को जाकर बोल कर आती हूँ कि मैं तुम्हारे शिकार हूँ, और वह शेर अगर मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। निशिता कुएं के ऊपर चढ़कर पानी की ओर देखती है और शेर भी उसे पानी में देखता है। तो वह शेर पानी में अपने आप को देखता है और शेर बहुत ज्यादा चकित हो जाता है और वह देख लेता है कि दूसरा शेर सामने ही है। अब यह शेर दूसरे शेर को मारने की फिराक में रहता है और वह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ता है और वह कुएं के अंदर दूसरे शेर को ढूंढता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता। अभी वह समझ जाता है कि उस लड़की ने उसे पागल बनाया है। फिर वह शेर उस कुएं से बाहर आने का प्रयत्न करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। तुम मुझे पागल बनाई, हाँ याद रखूंगा मैं तुम्हें। तुम अगली बार मुझे जब भी मिलोगी मैं तुम्हें खा लूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह हो जाती है, अखिला खेलती रहती है, सुजाता अपने पैसे गिनते हुए। आखिर उसका पीछा छुड़ा लिया। जाते जाते हमें जो पैसे दे गई उसके साथ मैं और अखिला अकेले खुशी से जिएंगे। ये सोचते हुए खुश होती रहती है सुजाता। इतने में सुजाता को ये समझ नहीं आता कि गांव वालों के प्रश्नों का क्या जवाब दे कि निशिता कहाँ गई। ये बोल दूंगी कि घर से भाग गई, ये ठीक रहेगा। अगर वो पूछे कि तुम्हारे रहते हुए कैसे भाग गई, तो इनके प्रश्नों का कैसे जवाब निकालूं? ये सोचती रहती है सुजाता। अखिला खेलते हुए चिल्लाती रहती है। इतने में निशिता नींद से उठती है। आंखें खोलती है तो ऊपर छत और पंखा दिखाई देता है। ये देखकर अचानक से उठती है। वो एक छोटे से कमरे में है। मैं कहाँ आ गई?
सुजाता माँ जी कहाँ है? ये सोचते हुए इधर उधर देखती है। इतने में बसवैया नाश्ता लेकर आता है। उसे देखकर निशिता डर जाती है। कौन हो? कौन हो तुम? इधर क्यों आए हो? डरो मत, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ। परिस्थितियों की वजह से कभी तुम्हें मिलने नहीं आ पाया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे कोई बड़े पापा नहीं है। मेरे पापा ने भी कभी नहीं बताया। अगर उनके बड़े भाई होते तो वो मुझे बताते ना। बसवैया को समझ नहीं आता कि क्या बोले। दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। मुझे बेचने के लिए लाए हो क्या? या फिर मेरी सुजाता मौसी ने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा क्या? देख बेटी, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, फिर तुम जो बोलो वो करूँगा। बोलो। मैं एक चोर हूँ। धन और सोना नहीं, बल्कि तुम जैसे छोटे और सुंदर लड़कियों को उठाकर मैं बेचता हूँ। उन्हीं पैसों से अपने परिवार को चला रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम लड़कियों को बेचकर उन पैसों से अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो। ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुमने सोचा कि उन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती होगी? वो सब सोचेंगे तो अपना पेट कैसे भरेगा? मेरे परिवार को देखभाल कैसे करूंगा? वो सब सड़क पे आ जाएंगे। मुझे सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये घिनौनी काम से वही बहुत बहुत बेहतर है। किसी का भरोसा तोड़ने की जरूरत नहीं, डराने की जरूरत नहीं, किसी को दुख पहुंचाने की जरूरत नहीं। जिसको जितना देना है उतना देंगे। उन पैसों से जी सकते हो। बसवैया ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है। निशिता वहां से उठकर धीरे धीरे चलने लगती है। कहाँ जा रही हो? मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं घर नहीं जा रही। पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें पूरी कहानी बताऊंगी। वो भी सुनकर जानेंगे ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ निशिता, तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं अस्पताल में पड़ी अपनी बेटी को अपने हाथों खो दूंगा। क्या तुम्हारी बेटी अस्पताल में है? हाँ, अब मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने वाले को भेज दूंगा और उन पैसों से अपने बेटी का इलाज कराऊंगा। क्या ये सच है या मुझे भरोसा दिलाने के लिए कोई कहानी बता रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो तुम भी मेरे साथ अस्पताल चलो। कुछ दिन बाद सुजाता एक दिन टीवी देख रही थी। तभी पड़ोसी पार्वती आती है। अबे सुजाता, कहाँ हो? अंदर रहो पार्वती, मैं यही हूँ। कुछ नहीं सुजाता, कुछ दिन से निशिता नहीं दिख रही। सुजाता को समझ नहीं आता कि क्या बोले। टीवी अचानक बंद करके गुस्से में ऐसे बोलती है। मेरे बच्चों के बारे में तुम्हें क्यों पड़ी है? हमेशा मेरे घर के मामलों में घुसते हो। दोबारा इधर मत आना। सरपंच जी ने पूछने बोला था। सीधा जाके उन्हें बताती हूँ, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर सुजाता गुस्सा छोड़कर उसे मनाने की कोशिश करती है। आइसक्रीम और ठंडा पानी देती है। अखिला वहां आकर आइसक्रीम मांगती है। सुजाता चुपचाप उसे भी देती है। कुछ देर के लिए दोनों आइसक्रीम खाते हैं। सुजाता, घर में पहले टीवी और फ्रिज नहीं थे ना? हाँ, कब लिया ये सब? नहीं नहीं, ये सब पहले से थे पार्वती। तुम ज्यादा नहीं आती हो ना, तो नहीं देखा होगा। तो निशिता कहाँ है? उसे किसके घर भेजी? कब वापस आएगी? मुझे सरपंच जी को बताना पड़ेगा ना। सुजाता को समझ नहीं आता कि बोले क्या। अपने आप में ऐसे सोचती है। अब अगर इसे पता चला कि मैंने पैसों के लिए उसे बेच दिया तो पूरा गांव जानेगी और मुझ पर थूकने लगेगी। अभी के लिए इसको चुप कराना ही होगा। अंदर से वो पैसे लाकर पार्वती को देती है। हाँ, अच्छी बात है। अब से जब भी पैसों की जरूरत होगी इसके पास आ जाती हूँ। मन में ऐसे सोचते हुए ऐसे बोलती है। सुजाता, ये पैसे क्यों दे रही हो? मैंने उधार तो नहीं मांगा ना।
ये उधार नहीं है, तुम्हारी भी जरूरतें होती होंगी ना। मैं ये पैसे वापस नहीं मांगूंगी, तुम भी मत देना। तुम तो जानते हो ना कि सरपंच निशिता के बारे में पूछे तो क्या बोलना है। वो मैं संभाल लूंगी सुजाता। निशिता बसवैया के साथ अस्पताल जाती है। वहां सोई रहती है उसकी बेटी पद्मा। पास में उसकी पत्नी सुलोचना बैठी रहती है। इतने में डॉक्टर आता है। पैसे लाए हो क्या? बसवैया को समझ नहीं आता कि क्या बोले और अपना सर झुकाता है। जब पैसे नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों में आना ही क्यों? हाँ, गवर्नमेंट अस्पतालों में जाओ ना। ये देखकर निशिता बसवैया को बाहर लेकर आती है। मुझे बेचकर उन पैसों से अपनी बेटी को बचाओ, जाओ। बसवैया ये सुनकर रोते हुए निशिता को बेचने के लिए ले जाता है। निशिता उसके साथ चलते हुए ऐसे सोचती है, भगवान, इस जिंदगी के लिए ये काफी है। जब डॉक्टर ने बोला कि मेरी त्याग करने से वो बच्ची बच सकती है, तो मुझे और कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं चाहे मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, उस बच्ची की रक्षा करना है। एक बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए खुद त्याग हुई निशिता को हम सब अभिनंदन करते हैं। इससे सौतेली माँ की कहानी समाप्त होती है। निशिता के हाथ पकड़कर जा रहा बसवैया एक जगह के बीच में रुक जाता है। निशिता को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्यों आए हैं। वहां पर कोई नहीं था। ये हम कहाँ आए हैं? मुझे माफ करना बच्ची, अगला जन्म हो तो तुम्हारे बेटे का रूप लूंगा। निशिता परेशान होकर इधर उधर देख रही है। क्या कर रहे हो बसवैया? जल्दी से मुझे बेच दो और अपने बच्चे की जान बचा लो। मुझे चाहे बच्चा ना मिले, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारी तरह मेरी चिंता करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। थोड़ा बड़े होते ही पापा भी मर गए। अब मैं अनाथ हूँ। मेरे होते हुए तुम अनाथ क्यों होगी? तुम मेरे लिए अपनी बच्ची को खो दोगी क्या? बसवैया कुछ बोले बिना रोता रहता है। निशिता उसके आंसू पोंछती है। इतने में एक सड़क पर ऑटो में मारैया जा रहा था। ऑटो ड्राइवर उनसे ऐसे बोलता है, अभी के अभी आपको शहर जाने का जिद क्यों है? हाँ? मुझे लगता है कि कोई अपराध होने वाला है, कोई तो मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। कल से यही बोल रहे हो, लेकिन वो मुसीबत कहां पर है? हम कहां ढूंढेंगे? तुम शहर तो ले चलो। इतने में मारैया सड़क पे खड़ा हुआ निशिता को देखता है। तुरंत ऑटो रोकने को बोलता है। ड्राइवर ऑटो रोक देता है। निशिता को मारैया पहचानता है। वो भी मारैया को पहचानती है। सुजाता के घर में हमारे गांव के बड़े को पता चल गया है कि निशिता यहां पर नहीं है। वो ढूंढने गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोचा है और आदमी को भी भेजा है। वो लोग सबको मार देंगे या फिर सिर्फ निशिता को? उस निशिता के वजह से ये सब हो रहा है। वो ही नहीं रहेगी तो ये सब झंझट नहीं होगी। अगर वो बसवैया को पूछे और वो बता देगा तो? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, मैंने सब सोच के रखा है। तुम परेशान मत हो और मुझे परेशान मत करो। मैंने चिकन बनाई है, जाकर खाओ। पार्वती बैठकर खाना खाती है। वहां एक पेड़ के नीचे मारैया निशिता से ऐसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रम्या है। झूठ मत बोलो, तुम निशिता हो ना? निशिता को समझ नहीं आता कि क्या बोले। मारैया की ओर देखती रहती है। ये सोचकर कि अब छुपा के फायदा नहीं, सच बता देती है। मारैया को सुजाता और पार्वती पे गुस्सा आता है। बसवैया, अपनी बेटी का चिंता मत करो, इलाज के पैसे मैं तुझे दूंगा।
चाहिए तो 10,000 ज्यादा दूंगा। तुमने निशिता को मुझे सौंप कर बहुत अच्छा किया है, ये लो तुम्हारे पैसे। मारैया बसवैया को पैसे देता है। इतने में काला पर्दा में चेहरा छुपाकर बाइक पर कुछ गुंडे लोग आते हैं। ऑटो वाला डर के चला जाता है। मारैया और बसवैया डर रहे होते हैं। इस लड़की को हमें सौंप कर तुम दोनों चले जाओ, वरना तुम तीनों मारे जाओगे। मेरे लिए कोई किसी को नहीं मारना, मैं आपके साथ चलूंगी। कौन वहां? मेरे बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इतने छोटे चाकू लेकर। ये सुनकर वो गुंडे हमला करते हैं। बसवैया उनसे लड़ता है और मारैया निशिता को उठाकर भागता रहता है। इतने में एक गुंडा उन पे चाकू फेंकता है। चाकू उनके पीछे जा रही होती है। वो आदमी फोन में वीडियो कॉल करके सुजाता को खून में पड़ा हुआ बसवैया को दिखाता है। सुजाता ये देखकर हंसती है। फिर वो गुंडा निशिता को लेकर भागता है। मारैया और उनके पीछे जा रहा चाकू को दिखाता है। सुजाता हंसती रहती है। आज तो निशिता का मरना निश्चित है, वो चाहे आपके हाथ से हो या मेरे। ये बोलकर जोर से हंसती है। इतने में मारैया के पीछे जा रहे चाकू में एक उसके हाथ में और एक उसके पैर में चुभता है। वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में से निशिता ऊपर उड़ती है। वो नीचे गिरने वाली होती है। तब मारैया ये देखकर ऊपर उठकर उसे पकड़ता है। उन गुंडों से बचकर दोनों मारैया के घर आते हैं। निशिता को बहुत भूख लगी है, उससे रहा नहीं जाता और ऐसे पूछती है, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दीजिए ना। ये सुनकर मारैया के आंख में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बेटी, मैं समझ नहीं पाया, अभी तुम्हें खाना देता हूं। मारैया अपने काम वाली पार्वती को बुलाता है। वो मारैया के साथ निशिता को देखकर चौंक जाती है। ये सोचकर घबराती है कि अब तो मेरा पूरा नाटक का पर्दा फाश हो गया। इन्हें तो पता चल गया कि निशिता के बारे में मैं इतने दिन से झूठ बोल रही थी। अब क्या होगा? डरो मत पर्वती अम्मा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमसे और सुजाता से बाद में बात करूंगा। अभी निशिता के लिए गर्मा गर्म चावल लेकर आओ और सुजाता को पता नहीं चलना चाहिए कि निशिता यहां पर है। अगर तुमने बता दिया ना तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सुजाता ये सोचती है कि मारैया के घर में बॉम्ब लगाकर दोनों को मार दूंगी। उसके बाद क्या हुआ ये सौतेली मां 2 में देखते हैं। मृत्यलपल्ली गांव में सुंदरम कावेरी नामक एक जोड़ी थी। उनको विकास श्वेता नामक 2 बच्चे थे। जब पति और पत्नी काम पे जाते थे तो विकास अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था। अगर वो रोती तो घर के सामने झूले पे बिठाकर चुप कराता था। एक दिन काम पे जाते हुए कावेरी अपने बेटे से बोलती है, बेटा विकास, हम काम पे जा रहे हैं, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। बाहर कुत्ते बहुत हैं, उन्हें देखकर श्वेता डर जाती है। मां, आप बहन की चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से उसका देखभाल करूंगा। कुत्ते क्या, मेरे होते हुए मैं तो चींटी को भी काटने नहीं दूंगा। बेटे की प्यारी बातें सुनकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। बहन पर उसकी प्यार देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोनों हंसते हंसते काम पर जाते हैं। विकास अपनी बहन के साथ घर के बाहर बॉल से खेलना शुरू करता है। श्वेता ताली बजाते हुए खेलती है। इतने में वहां एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है। श्वेता डर जाती है और रोने लगती है। विकास तुरंत श्वेता को उठाकर घर के सामने तैयार रखा हुआ डंडे से कुत्ते को भगाता है। वो वहां से भाग जाता है। फिर भी श्वेता रोती रहती है। इतनी सी चीज के लिए क्यों रो रही हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं रोते, रोना नहीं बच्चा।
थोड़ी ही देर में श्वेता रोना बंद कर देती है। विकास वापस उसे बिठाकर बॉल से खेलता रहता है। शाम को पति और पत्नी वापस घर आते हैं। उस दिन पैसे ज्यादा मिले थे। सुंदरम को पेट में दर्द भी था तो खाने के लिए दही लेकर आते हैं। सुंदरम दही और चावल श्वेता को खिलाता है। दही बहुत अच्छी थी तो श्वेता अच्छे से खाती है और वहीं पे सो जाती है। बचा हुआ दही में सुंदरम पानी मिलाकर पी लेता है। कावेरी बच्ची को सुलाती है और फिर सब आकर सो जाते हैं। विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ, कल स्कूल में सबको सर्कस लेकर जा रहे हैं। मैं और श्वेता भी जा रहे हैं। अच्छा बेटा, पैसे चाहिए क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन श्वेता को दीजिए, वहां पे कुछ खरीद लेगी ना। अच्छा ठीक है, सो जाओ अब। ऐसे वो दिन बीत गए। सुबह उठ के सुंदरम और कावेरी काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। विकास और श्वेता स्कूल के लिए तैयार होते हैं। माँ बाप घर पे ताला लगाकर काम पर चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि सर्कस का प्रोग्राम रद्द हो गया है। विकास और श्वेता को इससे दुख होता है। भैया, माँ और पापा के दिए हुए पैसों से हम दोनों सर्कस चले क्या? मुझे नहीं पता वहां पे कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो घर चले जाएंगे, ठीक है? वहां जाने के बाद रोना नहीं। ठीक है भैया। अपने पास के पैसे देकर दोनों सर्कस जाते हैं। वहां सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। विकास जायंट व्हील पर चढ़ता है। वहां से फिसलकर नीचे गिरता है। उसके पैर पे बहुत चोट लगती है। श्वेता रोने लगती है। विकास भी दुखी हो जाता है। वो चल नहीं पाता। एक आदमी उन पे तरस खाकर घर पे छोड़ता है। सुंदरम और कावेरी को उस दिन काम नहीं था तो घर भेज दिया गया। बाहर रोती हुई बेटी और चोट लगा हुआ बेटे को देखकर घबरा जाते हैं। श्वेता उन्हें सब बताती है। सुंदरम विकास को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर विकास का एक पैर निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद विकास एक डंडे की मदद से चलने लगता है। एक दिन सुंदरम और कावेरी श्वेता को विकास की देखभाल में छोड़कर काम पर जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। ठीक है। विकास रसोई से चावल और दाल लाकर श्वेता को देता है। गिलास में पानी भी लाकर रखता है। भैया, मुझे दही चाहिए। उस दिन पापा लाए थे ना, वो चाहिए, तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। अभी घर पे दही नहीं है। शाम को जब पापा आएंगे ना, तब मैं उन्हें बताऊंगा कि पापा श्वेता को खाने में रोज दही देना। फिर तो मैं रात को ही खाना खाऊंगी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। उन्हें आने तक ऐसे ही रहूंगी। ऐसे खाली पेट रहोगी तो भगवान को गुस्सा आएगा। तो फिर आप अभी भगवान से मांगो कि मुझे दही दे दे, तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। श्वेता ऐसे जिद करने लगती है। विकास उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो रोने लगती है कि दही चाहिए ही चाहिए। फिर विकास सोचता है, अपने पहचान का दुकान ही तो है, जाकर पूछता हूं कि दही हो तो थोड़ा सा मेरी बहन के लिए दीजिए। पैसे शाम को माँ और पापा के आने के बाद ला कर दूंगा। फिर श्वेता से बोलता है, मैंने भगवान से पूछा है, दही हमारे बाजू वाले दुकान में है। मैं जाकर लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं पर रहोगी ना? नहीं भैया, मुझे डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो दुकान जाकर दही लाते हैं। ऐसे बोलकर विकास का हाथ पकड़ती है। विकास उसको उठाता है। घर पे ताला लगाकर दुकान पर आता है। वहां पे कनकम्मा बैठी होती है। क्या हुआ, अपनी बहन को उठाकर आया है? क्या चाहिए? मेरी छोटी बहन दही के लिए रो रही है, थोड़ा सा दही खिला दीजिए ना। शाम को माँ और पापा के आने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम गरीब लोगों को क्या जरूरत है दही की? है, चुपचाप अचार या पानी डालकर खाओ। वैसे भी मैं सिर्फ पैसा लेकर ही कुछ भी देती हूँ, बड़े दही मांगने वाले। ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सा दही खिला दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ।
मेरी बहन को भूख लगी है, जिद कर रही है कि सिर्फ दही से खाएगी। तेरे ही पैर ठीक नहीं है, पहले मेरे पैर क्या पड़ेगा तू या फिर पैर पड़कर मेरा पायल चुराने का इरादा है? या फिर कोई काम दीजिए मुझे दही के बदले में, मेरी बहन की भूख तब पूरी होगी दही से। तुम ठहरा एक टांग वाला है, तुझे खुद चलने के लिए एक डंडे की जरूरत पड़ती है। तू क्या काम करेगा है? एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ है ना, पानी कुएं से निकालूंगा, लकड़ी लाऊंगा, कपड़े दूंगा। आप पहले थोड़ा दही दीजिएगा, वो खाकर मेरी बहन सो जाएगी, फिर मैं काम करूंगा। नहीं, पहले काम, उसके बाद ही दही। वहां जाकर पेड़ से लकड़ी निकालो। विकास लकड़ी काटना शुरू करता है। काम कर करके उसके हाथ लाल हो जाते हैं। थोड़ी सी दही देती है कनकम्मा। क्या है जी, इतना काम के लिए सिर्फ इतनी सी दही? वही ज्यादा है, चलो निकलो यहां से, फुट। कनकम्मा दोनों को वहां से धकेल देती है। थोड़ी सी दही और अपने बहन को लेकर विकास घर आता है। श्वेता को दही खिलाकर सुलाता है और खुद भी सो जाता है। शाम को सुंदरम और कावेरी घर आते हैं। सोते हुए बच्चों को प्यार से देखते हैं। रात को खाना खाते समय विकास को तकलीफ होती है। ये देखकर कावेरी विकास के हाथ देखती है। हाथ लाल हो चुके होते हैं। कावेरी पूछती है कि क्या हुआ। श्वेता सब कुछ बताती है। मेरा प्यारा बेटा, अपनी बहन पे तेरा प्यार बहुत गहरा है, हमेशा ऐसे ही उसका ख्याल रखना। हाँ माँ, जब तक मैं हूं तब तक ऐसे ही उसका ख्याल रखूंगा माँ। ये बात सुनकर कावेरी खुश होकर दोनों बच्चों को अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाती है। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से बीत जाती है। विलासपुरम में रहने वाले दास को मोर से बहुत प्यार था। वो हमेशा मोर के बारे में ही सोचा रहता था। मोर से संबंधित किताब भी पढ़ता रहता था। जान पहचान के लोगों से हमेशा यही पूछता था कि कोई है क्या जो मोर को बेचता है, अगर है तो कहाँ पर है और कितने में बेचता है। हर कोई यही बोलता था कि हमें तो नहीं पता, लेकिन जंगल में ज्यादा दिखते हैं। ये जानकर दास हर रोज पास वाली जंगल में जाकर मोर को ढूंढता था। चाहे जितना भी ढूंढे, लेकिन उसे एक भी मोर नहीं दिखता था। दुखी होकर वो वापस घर लौट आता था। उसने ये मान लिया कि शायद उसे अपनी पसंदीदार मोर कभी नहीं मिल पाएगी। एक दिन वो किसी काम से दूसरे गांव गया। काम खत्म होने पर वो जंगल के रास्ते से घर लौटने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दास को एक मोर दिखी जो नीचे गिरी पड़ी थी। दास भागते हुए उसके पास आया। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। उसके पैर में एक चोट थी। उसे समझ आया कि वो मोर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई है। वो चोट देखते ही दास का दिल दुख से भर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और थोड़ी दूर जाकर उस चोट को ठीक करने के लिए कुछ पत्ते लेकर आया। वो पत्ते गांव को ठीक कर देते थे। दास ने उन पत्तों का रस निकाला, उस चोट पे लगाया और अपने रुमाल से उसको बांध दिया। प्यार से मोर के सर पे हाथ सहलाने लगा। हाँ, पता नहीं इस मोर के साथ कौन सा हादसा हुआ। पैर में ज्यादा चोट लगी है, लगता है बहुत खून भी निकल गया है। मुझे नहीं पता था कि अपना पसंदीदार मोर को पहली बार ऐसे हालत में देखूंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने में मोर होश में आई और वो दास को देखी। ये सोचकर कि वो उसे पकड़ने आया है, मोर डरने लगी। कृपया मुझे मत पकड़ना, मैं बहुत दुख में हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारे पैर में चोट लगी है और बहुत खून भी बह गया है। ये सुनकर मोर को याद आया कि उसके पैर में चोट लगी थी। मोर अपने पैर को देखी, उसने चोट पर रुमाल लगा देखा। यह देखकर वो दास की ओर देखने लगी।
बांधा था क्या? हाँ मोर, कृपया इसे मत हटाना। एक दिन इसे ऐसे ही रहने दो, तभी ठीक होगा। इस मदद के लिए मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। अब मुझे जाना होगा। क्या? कहाँ जाओगी? तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चाहे चोट कितनी भी बड़ी हो, मुझे जाना ही होगा। इतने घायल पैर के साथ तुम्हें भेजना मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे आपसे मतलब मोर से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने बहुत बार जंगल आकर ढूंढा, पर एक भी मोर नहीं दिखी। मुझे लगा कि अब आगे भी नहीं दिखेगी। मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम दिखी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे घायल अवस्था में दिखी। ठीक है, आपने मेरी जान बचाई है। क्या मुझे आपकी कोई सहायता करनी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो मुझे मोर से बहुत प्यार है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। तुम्हें अपनी सगी दीदी या छोटी बहन की तरह देखूंगा। मेरे साथ आओगी क्या? आप इतना पूछ रहे हो तो बता रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यही पास में मेरे अंडे हैं। उन्हें सांप से बचाने की कोशिश में सांप ने मुझे इस तरह घायल किया है। अगर मुझे आपके घर आना है तो मेरे अंडों को भी लेकर आना होगा। बस इतनी सी बात। इतने दिन से मैं ये सोच रहा था कि बस एक मोर मिल जाए तो काफी है। अगर तुम इतना करोगी तो मैं क्यों ना बोलूंगा। बताओ बताओ, तुम्हारे अंडे कहाँ पर है? मैं जाकर लेकर आऊंगा। आओ, मैं दिखाती हूँ। तुम नहीं चल सकती। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा बोल के दास ने मोर को अपने कंधों पर बिठाया और थोड़ी दूर ले गया। मोर की बातों के अनुसार दास को पौधों के पीछे मोर के अंडे दिखे। दास उन्हें लेकर घर आ गया और उनकी देखभाल करने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कौन सा अच्छा काम किया, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? मुझे ही तुम्हें शुक्रिया बोलना होगा कि मेरे पूछते ही तुम मेरे साथ आने के लिए मान गई। दास हर रोज मोर को उसकी पसंद का खाना खिलाते, तब अपनी छोटी बहन की तरह उसकी देखभाल करता। मोर के अंडे से बचे हुए और उनमें से 5-6 मोर निकल आए। दास उन्हें देखकर खुश हुआ, उन्हें कंधों पे बिठाकर खेलने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोर की हालत बहुत खराब होने लगी। दास उसे जानवरों के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये कुछ ही दिन तक जिंदा रहेगी। दास बहुत दुखी हो गया और बुरी तरह से रोने लगा। मोर ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। क्यों रो रहे हो भैया? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, तुम्हारे हाथों में मर रही हूँ। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अपने बच्चों का भी मुझे कोई दुख नहीं है, डर तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास माँ न हो तो क्या हुआ, उनके मामा है ना। ऐसा मत बोल बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दास ये बोल ही रहा था, तभी इतने में ही मोर मर गई। दास जोर जोर से रोने लगा। मोर के बच्चे वहां आकर उनकी माँ और दास को देखने लगे। मोर बिल्कुल नहीं हिल रही थी। दास मामा रो रहा था, उनमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से बड़ी वाली दास से बोली, क्यों रो रहे हो मामा? माँ क्यों ऐसे बिना हिले सो रही है? दास ने रोते हुए ही बोला कि कुछ भी नहीं है बेटा। फिर वो मोर की बच्ची मोर के पास आकर बोली, माँ उठो, माँ उठो। इतना बोलकर उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर दास और भी ज्यादा रोने लगा। मामा
माँ क्यों नहीं कुछ बोल रही है? माँ को क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बोलो ना मामा, हम भी रोने लगेंगे। ये बोलकर वो मोर की बच्ची भी रोने लगी। ये देखते ही दास ने रोना बंद कर दिया और उस मोर के बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया। अब कुछ भी नहीं है बेटा, माँ भगवान के पास चली गई, अब वो हमारे साथ नहीं रहेगी। सब माँ को प्रणाम करो। मोर की सारी बच्चों ने दास की बातों को माना और अपनी माँ को प्रणाम किया। आप लोग इधर ही रुको, मैं माँ को भगवान के पास भेजकर आता हूँ। ठीक है मामा, जल्दी आओ। माँ और आप दोनों के बिना हम कैसे रह पाएंगे? दास अंदर ही अंदर दुखी होते हुए उससे कहा कि जल्दी ही आ जाऊंगा। दास मरी हुई मोर को अपने 2 हाथों पर सुलाकर जंगल लेकर आया। रोते हुए वहां पे एक गड्ढा खोदा, मोर को उसमें सुलाया और बोला, बहन, जहां पर तुम मुझे मिली थी वहीं पे तुम्हें गाड़ रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे मौत के लिए तुम्हारा भाई भी जिम्मेदार है। जिस दिन तुम्हें चोट लगी थी, अगर तभी मैंने तुम्हें जानवरों के अस्पताल लेकर जाता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। ऐसे बोलते हुए दास वहीं पे बेहोश हो गया। अंधेरा हो गया। घर पे मोर के बच्चे डरने लगे। बहुत अंधेरा हो गया। मामा ने बोला था कि माँ को भगवान के पास छोड़कर आएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? ऐसे बोलकर वो उदास हो गई। उस बेचारी मोर की बच्ची को थोड़ी न पता था कि माँ के साथ साथ मामा भी भगवान के पास चले गए।